वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपकी क्लासेस भी अब न्यू सेशन 2023-24 की जो है वो स्टार्ट हो गई होंगी आपके कॉलेज में, जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यहाँ पर टारगेट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, जिसकी यूनिट नंबर 4th और यूनिट नंबर 5th अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके कॉलेज में 5th या 4th यूनिट में से कोई स्टार्ट हो रही है तो आप वहाँ पर जाकर टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पर हम टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट है हमारी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके 2 लेक्चर आपने पहले ही देखे होंगे प्लेलिस्ट में, और अब हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहले लेक्चर में मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था कि सेमीकंडक्टर की नीड हमें क्यों पड़ी, किस वजह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को पढ़ें या किस वजह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर आए। फिर उसके बाद मैंने आपको बोहर मॉडल समझाया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो हेल्प करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको समझने में। और फिर जो 2 टाइप के कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उन दोनों के बीच में मैंने या उनके बारे में आपको बताने की कोशिश वहाँ पर की थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक टॉपिक है जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसका मेन मोटिव ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक टर्म है वो आप पहले ही क्लियर कर लें, तो आपको फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर आएगा, क्योंकि आपने 12th में किस लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उससे थोड़ा सा यहाँ पर लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में ही आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ होगा 12th में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ जो अदर टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होंगी, अदर टर्म्स यहाँ पर यूज होंगी, तो अगर वो पहले से ही आपको क्लियर रहेंगी तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कम एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैंने कम एक्सप्लेन किया है, और जहाँ पर ज़्यादा की एक्सप्लेनेशन की नीड है वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन वहाँ पर किया हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो इंजीनियरिंग क्या होती है पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक सुंदर सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिजाइन एंड बिल्ड सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड डिवाइसेस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि इंजीनियरिंग एक ऐसी साइंटिफिक एप्लीकेशन है, उसका प्रिंसिपल है कि डिज़ाइन करना, किसी को बिल्ड करना, सिस्टम को या स्ट्रक्चर को बनाना, या कोई ऐसी डिवाइस बनाना जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। वहीं पर इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, एनालिसिस एंड इनोवेशन टू डेवलप सॉल्यूशन दैट इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटी। यानी कि फिर ये इन्वॉल्व रहती है क्रिएटिविटी में, एनालाइज करने में, इनोवेशन करने में, डेवलपमेंट यानी कि सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में, इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे वो ऑप्टिमाइज की जा सकती है, उसके वेरियस फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के और सोसाइटी के, इन सब में इन्वॉल्व होती है आपकी इंजीनियरिंग। तो आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, सोसाइटी में उसका क्या वैल्यू है। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपने 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है, तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की एंड इंजीनियरिंग की, दैट डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिस्टम्स यूजिंग एक्टिव कंपोनेंट्स लाइक द ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है और एक इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में, जो डील करती है स्टडी एंड एप्लीकेशन में किसके, इलेक्ट्रिकल सर्किट की या सिस्टम की, बाय यूजिंग, जिसमें आप एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज करते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। वहीं पर इट encompasses the design, analysis and development of electronic devices including computer, smartphone and communication system। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व रहता है डिज़ाइन करने में, एनालाइज करने में,
या डेवलपमेंट करने में किसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वाई वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स टू लर्न हाउ टू मेक कूल गैजेट्स एंड डिवाइसेस लाइक फोन्स एंड कंप्यूटर्स। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम कूल गैजेट्स बना सकें, जो आजकल का ट्रेंड है युवाओं के अंदर, या फिर हम कूल डिवाइसेस बना सकें, जैसे कि फ़ोन है, कंप्यूटर्स है। आप जब कोई फ़ोन नया खरीदते हैं तो आप उसमें फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या फीचर है बेहतर, जो इस फ़ोन को दूसरे फ़ोन से अलग बनाता है, अट्रैक्ट बनाता है, या फिर क्या कंप्यूटर में इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इसको कूल बनाता है अदर डिवाइसेस से। वहीं पर इट्स लाइक knowing the magic behind turning on a light switch or playing video games। यानी कि एक इस तरीके से मैजिकली भी चीज़ों को डिज़ाइन करना, जैसे आपने देखा होगा अब रिमोट से लाइट ऑन ऑफ होने लगी हैं या सेंसर्स से लाइट ऑन ऑफ होने लगी हैं। जैसे ही कोई पर्सन अंदर आता है तो लाइट अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, जैसे ही कोई बाहर जाता है यानी कि रूम में कोई नहीं है तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो ये सब कूल गैजेट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, इसीलिए हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प अस मेक एंड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी वी यूज़ एवरी डे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प करता है बनाने में और उनको अंडरस्टैंड करने में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स डेली या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो डेली अपने डेज में यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने गैजेट्स दिखाए हुए हैं, जैसे ये कप है जो गर्म करने के लिए, केतली आप देखते होंगे मिल्क को गर्म करना या टी को गर्म करती है। ये स्मार्ट वॉच आजकल सभी के हैंड्स में होती है। ये स्मार्टफोन है, जैसे पहले स्मार्टफोन सिंपल होते थे, फिर वो टच स्क्रीन आए, अब फोल्डेड भी आने लग गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फोल्ड स्मार्टफोन का मैंने यहाँ पर पिक आपको दिखाया हुआ है। कैमरा भी आप देखते हैं, कैमरा साउंड वाले कैमरा भी आते हैं जिसमें आप साउंड भी सुन सकते हैं। तो ये सब कूल गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से बनाए जाते हैं और आपकी लाइफ को भी एक कूल परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम पढ़ते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या क्या यूज़ है उसकी वजह से। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स में जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और आगे भी पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले वोल्टेज से आप बहुत पहले से ही रूबरू होंगे, जैसे कि वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसको आप वोल्ट्स में मेज़र करते हैं। बस इतना इनफ है जानने के लिए और ज़्यादा की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वहीं पर करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको पता है कि यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है तो यू नो दैट कि वहाँ पर करंट फ्लो होगा और इसको आप एम्पेयर्स में मेज़र करते हैं। वहीं पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो हो रहा है आई, इसका जो अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाता है और इसको आप ओम में मेज़र करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स पर इसकी वैल्यू डिपेंड होती है, तो उस तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी हमें क्या करना है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं अपने 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट में, वही हमें पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारा एक रिलेशन बन जाए जो हमने पीछे स्टडी की है। फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पढ़ने में आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल सारी चीज़ें नई हैं। वहीं पर अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो सभी बच्चे जो साइंस ग्रुप से होते हैं ओम्स लॉ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ, डेस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड रजिस्टर। यानी कि ये एक रिलेशन दिखाता है वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस में, जिसका फॉर्मूला V=IR होता है। बस इतना इनफ है आपको जानने के लिए। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज लूप थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। सर्किट क्या है, एक क्लोज लूप है इस तरीके से जिसमें करंट फ्लो हो, ये सर्किट आपका कहलाता है। वहीं पर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में
ऑफ्टन मेटल्स लाइक द कॉपर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेटल में कॉपर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक। वहीं पर अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइक रबर और ग्लास, ऐसे मटेरियल जो फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करें। अभी हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो ये रेजिस्ट करती हैं, यानी कि जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे रबड़ है या फिर ग्लास है। वो ऐसे मटेरियल जिनसे करंट फ्लो ना हो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा तो पहले कंडक्टर और इंसुलेटर दो ही मटेरियल होते थे। अगर हमें कहीं पर इंसुलेटर यानी कि फ्लो ऑफ करंट को रोकना है तो हम इंसुलेटर लगा देते थे, और कहीं पर हमें फ्लो ऑफ करंट को लेकर जाना है तो हम कंडक्टर का मटेरियल का यूज करते थे। फिर हमारे पास इन्वेंशन हुई सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जिसकी कंडक्टिविटी या जिसकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हैं। इसीलिए यहाँ से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में टेक्नोलॉजी का। तो मटेरियल विद इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, जैसे कि सिलिकॉन, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती हैं, वो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर मैं कनेक्ट करने में आपको सक्षम होऊंगा कि मैंने आपका जो प्रीवियस स्टडी थी उससे आपको कनेक्ट किया है कहीं ना कहीं पर। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आप इस यूनिट पे पूरा फोकस रहेगा आपका डायोड, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहली यूनिट, इसमें मेन फोकस है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका डायोड ही है। डायोड क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ये 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि आप अगर जब आगे पढ़ेंगे तो इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल। इस सिंबल को देखकर ही आपको पता चल रहा है ये जो एरो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट को दर्शाता है। तो ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो करंट का जो फ्लो होता है वो केवल वन डायरेक्शन में करता है। वहीं पर नेक्स्ट जो टर्म है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो यूज होती है फॉर द एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, यानी कि ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, यूज की जाती है टू एम्प्लीफाई और स्विचिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इतना ही इनफ है जो मैं यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। आगे जाकर कुछ टर्मिनोलॉजी हमने थोड़ा सा डीप में स्टडी करनी है, जिनका महत्व भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम रजिस्टर की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट होता है, 2 टर्मिनल कंपोनेंट होता है दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि अभी मैंने पीछे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो रजिस्टर भी कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक सिंबल कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं। तो ये आपका 2 टर्मिनल डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है या अपोज करता है। वहीं पर अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैपेसिटर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये बना होता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो स्टोर करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है स्टोरिंग एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वहीं पर अगर आप देखें इंडक्टर को, तो इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी, लेकिन किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड में। वहीं पर अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी स्टोर करता है एनर्जी को, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि इंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वो तब करता है जब उसमें से आपकी करंट फ्लो हो रही हो। ठीक है, वहीं पर आगे जो जिसने पूरा सिनेरियो बदला इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से पॉसिबल हो सका। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है,
मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कुछ इस तरीके की आईसी होती है और उसमें कम से कम थाउजेंड्स ऑफ आपके कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इस तरीके से देखेंगे बड़ी आईसीज भी होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, जो भी आपके सर्किट में कंपोनेंट यूज हुए हैं वो सब आप एक छोटी सी इस आईसी चिप में लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिएचर यानी कि छोटा कर देता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो ये आईसी है जिसने आपके इतने बड़े एक रूम के बराबर कंप्यूटर को आपकी टेबल पर लाकर रख दिया, और अगर आप टैबलेट की बात करें तो वो आपके हैंड में है एज ए कंप्यूटर। तो ये सब खेल जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का है, जो पॉसिबल हुआ सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में वो भी मैंने आपको आज बताया। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? सर्किट और डिवाइस दैट मेंटेन्स ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट या ऐसी डिवाइस हम बोलेंगे जो एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पर फिक्स कर देता है। जैसे आपने देखा होगा वोल्टेज रेगुलेटर हमने घर पे लगाया है, उसका काम क्या है? वो फिक्स कर देता है कि हाँ इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आएगी तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर अब आने लग गए हैं, है ना? तो वो यही है कि वो मेंटेन करता है एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को। वहीं पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी जो हम बोलते हैं वो क्या है? एक बोर्ड है विद कंडक्टिव पाथवे फॉर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक पाथ प्रोवाइड कराता है। वो पाथ कैसा होगा? कंडक्टिव मीडियम का वो पाथ होगा जिससे कि एक दूसरे से कंपोनेंट्स कनेक्ट हो सकें। वो आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। जैसे सपोज आपका ये कोई सर्किट है जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और यहाँ पर कोई बैटरी। सपोज मैंने एक आपको ये डायग्राम बताया है, सर्किट बताया, तो आपने इसको प्रिंट कर लिया एक बोर्ड पे। दैट्स कॉल्ड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इज दैट? और जहां पर आपने प्रिंट किया है रजिस्टर, वहां पर आप रजिस्टर लगा देंगे, जहां पर इंडक्टर है वहां इंडक्टर लगा देंगे, जहां पर कैपेसिटर है वहां कैपेसिटर लगाएंगे, और जहां पर बैटरी है वहां पर बैटरी आप कनेक्ट कर देंगे। यही आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, तो एक बार फिर बता देता हूं। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए पीरियड वेवफॉर्म अकरिंग पर यूनिट ऑफ टाइम मेजर्ड इन हर्ट्ज। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स एक पीरियड में वेव फॉर्म की कितनी पास हो रही हैं, कितनी ट्रांसफ़र की जा रही हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक वेव फॉर्म बना के दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, तो ये अगर मैं मानूँ एक टाइम साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, एक टाइम साइकिल यहाँ से यहाँ तक है। वहीं पर अगर मैं दूसरी वेव फॉर्म बनाऊँ तो इसमें हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स उतनी ही टाइम पीरियड में ज़्यादा जा रही हूँ। या फिर अगर मैं आगे एक वेव फॉर्म और बनाऊँ इस तरीके से, तो उसी टाइम पीरियड में आपकी यहाँ पर कम साइकिल है, इसमें उससे ज़्यादा है और इसमें उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल्स है पर यूनिट ऑफ टाइम, वही आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है और इसको हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। वहीं पर अगर हम एम्पलीफायर की बात करें, जैसा कि अभी मैंने ट्रांजिस्टर बताया था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है दैट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है सिग्नल का। जैसे आपने देखा होगा जब डीजे लगता है तो एम्पलीफायर वर्ड आपने सुना होगा, उसका काम क्या है? आवाज को, साउंड को इंक्रीज कर देना। तो वही वो एम्पलीफायर साउंड को इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे ही अगर हम एम्पलीफायर की बात करें तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, एम्पलीट्यूड मतलब ये जो है ये एम्पलीट्यूड होता है, तो इसको इंक्रीज करने का काम करता है आपका एम्पलीफायर। वहीं पर डिजिटल सिग्नल क्या है? सिग्नल विद डिस्क्रीट सेपरेट वैल्यूज यूजुअली 0 and 1। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल आप डिस्क्रीट कह सकते हैं या फिर आप सेपरेट वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप बोलेंगे तो वो आपका डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। दैट्स
वर्क इन 0 और 1। आप जब 5th यूनिट पढ़ेंगे तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, जिसमें डिजिटल सिग्नल पर ही आपको काम करना है 0 एंड 1 पर। तो ये डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? सिग्नल विद कंटिन्यूअस वेरिएबल वैल्यूज। ऐसा सिग्नल जिसमें आपको वैल्यूज वेरिएबल मिलेंगी कंटिन्यूअसली, वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है। जैसे आपकी ये वेव फॉर्म है, अगर मैं डिजिटल बोलूँ तो इस तरीके से ये सिग्नल आपका डिजिटल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पल्स मिल रही है दैट मीन्स 1, यहाँ पर पल्स नहीं है दैट मीन्स 0, यहाँ पर पल्स मिल रही है दैट मीन्स 1। वहीं पर अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स ए बूलियन लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक गेट्स हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक बुलियन लॉजिकल ऑपरेशन, या सिंपल लॉजिक गेट बोल रहे हैं तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो परफॉर्म करता है लॉजिक ऑपरेशन को, वो लॉजिक गेट कहलाता है। आप जैसे नॉट गेट पढ़ेंगे, और गेट पढ़ेंगे, एंड गेट पढ़ेंगे, ये सब गेट आप पढ़ेंगे, फिर नैंड गेट पढ़ेंगे आप, फिर नॉर गेट पढ़ेंगे। इस तरीके से आप यूनिट नंबर 5 में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक टर्म्स आपकी ऐसी हैं जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को आपके कवर करेंगी, जिनका आप आगे जाकर यूज़ करेंगे। तो अगर आप इनसे पहले ही फैमिलियर रहेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या ऐसे नहीं लगेंगे कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही मोटिव है इस लेक्चर को लेकर आने का। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर टर्म क्या कहती है? सर्किट दैट प्रोड्यूस एन ऑस्किलेटिंग आउटपुट सिग्नल, यानी कि पीरियोडिक सिग्नल। एक ऐसा सर्किट जो प्रोड्यूस करता है ऑस्किलेटिंग सिग्नल को एट द आउटपुट, और ऑस्किलेटिंग का मतलब पीरियोडिक सिग्नल को जनरेट करता है, वो आपका ऑस्किलेटर कहलाता है। सेंसर, आजकल कौन नहीं जानता सेंसर? जब आप कैमरे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सेंसर्स सब चेक करते हैं कि ऑटोमेटिक इमेज को सेंस करता है या नहीं करता है, मोशन को सेंस करता है या नहीं करता है। तो वही सेंसर्स हैं ये डिवाइस दैट डिटेक्ट फिजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो डिटेक्ट करती हैं फिजिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस को और उनको कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दैट्स कॉल्ड द सेंसर। जैसे आपके रूम में जो लाइट लगी हुई है उसमें सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही कोई पर्सन एंटर करेगा रूम में या कोई पर्सन प्रेजेंस होगा रूम में, तभी वो लाइट ऑन रहेगी। जैसे ही रूम ब्लैंक हुआ तो वो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो वो सेंसर का ही खेल है। सेंसर ने फिजिकल या एनवायरमेंटल जो चेंज हुआ, जो हमने उसको एनवायरमेंट दे रखा है, बता रखा है कि ये एनवायरमेंट होगा तभी इस लाइट को ऑन करना है, तो वो एनवायरमेंट जैसे ही चेंज होगा तो वो उस एनवायरमेंट चेंज को डिटेक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और वो आपका सेंसर पर सिग्नल जाएगा और सेंसर उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सेंसर हो गया है। आगे देखिए, ग्राउंड है। रेफरेंस पॉइंट इन ए सर्किटरी यूजुअली कंसिडर टू हैव जीरो वोल्टेज, यानी कि एक ऐसा पॉइंट सर्किट में जहां पर वोल्टेज जीरो होती है वो ग्राउंड कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं वहां पर भी एक ग्राउंड का वायर लगा होता है जिसको धरती पर लगा दिया जाता है। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टावर आप देखते हैं उस पर भी एक तार लगाया जाता है ग्राउंड के लिए। ये मेनली होता है, अगर हम टावर की बात करें तो उस पर जो आकाशीय बिजली होती है अगर वो पड़ जाए तो उसको वो सोख कर डायरेक्ट सीधा धरती में पहुंचा दे, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ग्राउंड वायर। ठीक है, तो इसका काम इतना होता है कि आपके सर्किट को शॉक से बचाए। एंड लास्ट वन इज द फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अगर आपसे मैं कहूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर का फीडबैक दीजिए तो आप क्या करेंगे? इसको सुनेंगे, देखेंगे और फिर जैसा भी आपको लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दे देंगे। तो यही फीडबैक कहलाता है, यानी कि अपनी बात आप बता देंगे जैसा आपने फील किया। तो वहीं पर सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट, यानी कि आउटपुट से जो सिग्नल आया ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के, दैट इज यूज टू कंट्रोल और मॉडिफाई द सिस्टम बिहेवियर, और जिसको हम यूज करते हैं
कंट्रोल और मॉडिफाई करने में सिस्टम के बिहेवियर को, वो फीडबैक कहलाता है। मतलब आपने मेरे वीडियो लेक्चर का फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया, तो वो मेरे लिए आउटपुट हो गया मेरे सिस्टम का, मेरी इस वीडियो का। अब उस आउटपुट के हिसाब से मैं अपने सिस्टम या अपने बिहेवियर में या अपने वीडियो लेक्चर में कंट्रोल या मॉडिफाई क्या कर सकता हूँ, जिसकी वजह से, उस मैसेज की वजह से मैंने कुछ नया किया अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स कॉल्ड द फीडबैक। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि फीडबैक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, और अब जो ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होंगी, मेनली पहली यूनिट में जिनसे आपका ज़्यादा पाला पड़ने वाला है, अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं, तो उनको थोड़ा सा हम डीप में जान लेते हैं। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे मेन है आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन इज ए टिनी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड आउटसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो पाया जाता है आउटसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। एंड इट्स मोमेंटम विद इन द मटेरियल फॉर्म्स द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। और इसका जो मोमेंटम है मटेरियल के अंदर, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बिहेवियर ऑफ एटम्स भी लेकर चलता है और फ्लो ऑफ करंट को भी अलाउ करता है। तो दैट्स द इलेक्ट्रॉन, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसमें? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं पर आगे हम बात करें, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रॉन इज ए सुपर टीनी पार्टिकल दैट ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम। आगे, इट लाइक्स ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप एक इलेक्ट्रॉन को, जिसको आप बोल रहे हैं छोटा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उसको एक वेरी स्मॉल पीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग थिंग्स लाइक लाइट, वर्क and are essential for electronic devices like phones and computers। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टू मेक द थिंग्स लाइक लाइट कैसे काम करती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, कंप्यूटर, वो सब आपके उस सब में जो भी काम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलो अब आगे अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर मैंने सर्किट लिया, एक पिक्चर ली हुई है। इस पिक्चर की मदद से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि कोई एटम है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये आपने बेसिकली केमिस्ट्री पे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी होगा। एवरी एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स इन द वेरियस कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रॉन विच कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एंड encircling the nucleus are electrons। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं which carry negative electric charge। जैसा कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। और थर्ड पार्ट इज द न्यूक्लियस। देयर आर प्रोटोन विच कैरी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेंटेन कैरी करके चलते हैं, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हर एक एटम के अंदर ये 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एटम के बारे में आपको पता चल गया। 3, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है निगेटिव चार्ज को और प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कलर चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट टाइटली बाउंड टू एनी पर्टिकुलर एटम एंड कैन मूव फ्रीली विद इन ए मटेरियल। जैसे आप कह देते हैं अपने फ्रेंड से कि यार मैं तो घर से फ्री हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें,
आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप किसी के साथ बाउंड नहीं है। तो वैसे ही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के साथ, और वो फ्री होते हैं मटेरियल में कहीं पर भी मूव करने के लिए। ठीक है। वहीं पर इन कंडक्टर्स लाइक द मेटल्स some electrons are loosely bound and can easily move in the response to an electric field contributing to the material conductivity। यानी कि जैसे कि हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में कुछ मेटल्स हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ही कमजोर बाउंड के साथ एटम से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करते हैं तो वो इजीली रेस्पॉन्स करते हैं और कंट्रीब्यूट कर देते हैं मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज, यानी कि उसमें फ्लो ऑफ करंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, बोहर मॉडल हमने पढ़ा था। यहाँ पर अगर सपोज हमारा ये पूरा क्लास फिल है 4 इलेक्ट्रॉन से, आगे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो आपका इस तरीके से अगर बाहर है तो दैट्स कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हम फिगर के हिसाब से भी थोड़ा सा समझेंगे। वहीं पर अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, या हम इसको बोलते हैं सेल। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में या सेल में पाए जाते हैं ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द एटम्स chemical properties and its ability to form bonds with other atoms। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल परफॉर्मेंस अदा करते हैं किसी भी एटम में। क्यों? इन्हीं की हेल्प से केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है और एबिलिटी का पता चलता है कि ये आपका जो मटेरियल है वो दूसरे मटेरियल के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। In some materials, the behavior of valence electrons influence electrical conductivity। कुछ materials में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपने देखा होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की हमने बात की थी, तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में, तो वो वैलेंसी कहलाती है किसी भी एटम की, या फिर आप बोल दें किसी भी मटेरियल की। ठीक है। चलिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आगे आता है एक आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जनरली रेफर टू द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं मूव करने में एंड कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मटेरियल, और जो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर मटेरियल के अंदर। इन मेटल, फॉर एग्जाम्पल, outermost electron can become conduction electrons when the metal is subjected to an electric field। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। कब? जब हम उसको कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दें। अभी आपने पीछे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो वो उस सेल को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो वही आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, अलाउइंग देम टू फ्लो एंड कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो अलाउ करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन फॉर्म में जाने के लिए जो कैरी कर सके इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे बैलेंस सेल कौन सा है यहाँ पर ये दिखाया गया है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है, किसी में पहला हो सकता है, किसी में दूसरा आउटर मोस्ट सेल हो सकता है, किसी में तीसरा, यानी कि जहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और लास्ट सेल जो होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, बैलेंस सेल कहलाता है, और उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई होप आपको इस
फिगर से भी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम कलर चेंज करें और इस फिगर की बात करें दूसरे की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो थे, जैसे ही हमने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी कि फ्री हो गया। तो दिस कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट क्लास को अगर छोड़ के गया है बाहर, तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हो तो फ्री जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लेकिन वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराकर बाहर भेजा है, फ्री करा है। तो दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप होल भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली यूनिट में, जब आप डायोड पढ़ेंगे या पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। तो इसलिए होल क्या होता है उसका भी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होल की अगर हम बात करें, होल्स की अगर हम बात करें, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स होल्स रेफर टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स का जो मतलब है वो मोमेंटम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब एक्चुअल में अगर बात करें तो होल कुछ होता भी नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है या मोमेंटम करता है, तो वहां पर उसकी जगह बच जाती है, तो उस जगह को ही होल बोल दिया जाता है। क्योंकि निगेटिव चार्ज वहां से गया है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि होल जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। वहीं पर अगर आगे हम बात करें तो इन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड एंड लीव्स इट्स पोजीशन। अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की ही बात करें जो कि सिलिकॉन है, वो जब हम उसको एक्साइट करते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी जगह छोड़ देता है। यानी कि वहां पर क्रिएटिंग ए निगेटिव चार्ज, जो जगह छोड़ी है वो निगेटिव चार्ज गया है, इट लीव्स बिहाइंड ए होल, ठीक है। तो वो वहां पर एक होल छोड़ जाता है, विच इज इसेंशियली ए वैकेंसी इन द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एंड हैव ए पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। आपने देखा होगा अगर किसी संस्था में से कोई पर्सन छोड़कर गया है, तो उसका जब स्थान उसने छोड़ा तो वहां पर एक बैलेंसी क्रिएट हो गई, और दूसरे कैंडिडेट के लिए वो बैलेंसी जो है वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव फॉर्म हो गई है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर जाता है तो वो निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज वहां से मूव हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर छोड़ देता है, जिसको हम होल बोल रहे हैं यहाँ पर। दीज होल्स कैन मूव थ्रू द मटेरियल इन ए मैनर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे ही ये उसी ही मैनर में आपके होल्स का मोमेंटम आप देखेंगे जब आप पीएन जंक्शन आगे पढ़ेंगे। किसी भी मटेरियल में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे जिस मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसी मैनर में होल्स का मोशन भी होता है। In electronic devices like transistor, the momentum of these holes is crucial for creating and controlling the electric current। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हम ट्रांजिस्टर की अगर बात कर लें तो उसमें होल्स का जो मोमेंटम है बहुत ही क्रूशियल होता है, जो क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है आपकी इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अगर यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में एक बैलेंस बैंड आपको दिखाया गया है जो आपका सबसे लोअर एनर्जी लेवल होता है, और एक कंडक्शन बैंड दिखाया गया है जहां तक आपको अपने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना होता है कि जिससे कि डिजायर्ड एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए और फ्लो ऑफ करंट हो जाए। तो आपने देखा पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, और जैसे ही हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई किया तो ये इस प्लेस को छोड़कर यहाँ पर पहुँच गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ब्लैंक होल बन गया है। सेम एज इट इज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया है, तो ये एक बैलेंस से अपनी छोड़ गया यहाँ पर। तो दीज आर कॉल्ड द होल्स इन द बैलेंस बैंड, जहाँ से मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है। वहीं पर जो कंडक्ट होकर ऊपर पहुंचे हैं दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इज दैट क्लियर? तो होल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन के जो टाइप हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम एनर्जी बैंड्स की। ये भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी बैंड्स।
अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक, तो येलो बेस्ट रहेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एन एनर्जी बैंड रेफर्स टू ए रेंज ऑफ एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल कैन ऑक्यूपाई। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो एक एनर्जी बैंड जो है वो एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बात करें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मटेरियल के, वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आप बोले कि एक एनर्जी लेवल पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एनर्जी लेवल जो है तो वो उसका एनर्जी बैंड कहलाएगा। ठीक है, दीज एनर्जी बैंड्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो बैंड्स हैं, एनर्जी बैंड्स, ये क्रूशियल रोल अदा करते हैं जिससे कि हम अंडरस्टैंड हो पाएँ, समझ पाएँ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को किसी भी मटेरियल के। जैसे अभी हमने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अभी आपको पीछे बताया था ना, यहाँ पर ये, तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एक बैंड हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच गए तो ये एक बैंड हो गया, दैट्स कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। हमने इसको नाम दिया कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम एनर्जी बैंड बोल देते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज द बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड क्या है इसको समझते हैं। द बैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड in which the electrons are most likely to be found and are closely associated with the individual atom। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं एंड जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं इंडिविजुअल एटम के साथ। वहीं पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस बैंड आर bound to atoms and are not free to move easily through the material। और जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में होते हैं वो स्ट्रांगली अगर हम कहें तो बॉन्ड होते हैं, बाउंडेड, उनका बॉन्ड बना होता है किसके साथ, एटम के साथ, एंड वो इजीली मूव नहीं कर पाते या इजीली फ्री नहीं हो पाते हैं थ्रू द मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? तो बैलेंस बैंड क्या होता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जैसा मैंने अभी पीछे डायग्राम में आपको इस तरीके से बताया था, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं, तो ये जो कहलाएगा वो बैलेंस बैंड कहलाएगा। और ये इतना इजी नहीं है कि आप यहाँ से इसको कंडक्शन बैंड में पहुँचा सकें, उसके लिए आपको इस एनर्जी गैप को ख़त्म करना होगा, इतनी डिजायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। इसको आगे और अच्छी एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। वहीं पर अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो दूसरा टाइप है बैंड का, एनर्जी बैंड का। द कंडक्शन बैंड इज ए एनर्जी बैंड लोकेटेड एट ए हायर एनर्जी लेवल। यानी कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो एक एनर्जी बैंड होता है जो लोकेट होता है एक हायर एनर्जी लेवल पर देन द बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड से ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव हायर एनर्जी एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, वहाँ पर उनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है और वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए मटेरियल के अंदर। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल टिपिकली हैव पार्टिकल फिल्ड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड। जो मटेरियल्स है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वेल टिपिकली जब पार्टिकल फील्ड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड आपको इजीली समझ में आया होगा, एक ऐसा एनर्जी लेवल जो आपके बैलेंस बैंड से ऊपर होता है और जहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है, वो आपके कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। और ये एक बहुत ही ईजी वे होता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है कि इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए आपके मटेरियल पे। ठीक है, चलिए आगे एक नोट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि नोट का आजकल ज़माना है, नोट ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये नोट। द एनर्जी लेवल द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज नोन एज द बैंड गैप। यानी कि जो एनर्जी गैप होता है, अगर हम पीछे के डायग्राम की बात करें इस तरीके से, ये आपने बैलेंस बैंड देखा था, ये आपने कंडक्शन बैंड देखा था, तो इन दोनों बैंड्स के बीच का जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी
गैप। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एनर्जी गैप कहलाता है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। द साइज ऑफ द बैंड गैप डिटरमाइन वेदर ए मटेरियल इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कि ये जो गैप है, एनर्जी जो ये गैप है, यही हमको बताएगा कि मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। यानी कि हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, वहाँ पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे तो आपको इन बैंड्स की याद आएगी। और अगर आपने ये वीडियो पहले ही देख रखा होगा तो आप इनसे पहले ही इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो वहाँ पर आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो एनर्जी गैप आपको समझ में आया होगा, और ये एनर्जी गैप ही हमें क्लासिफाई कर पाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो एनर्जी बैंड मैं समझाने वाला था वो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यही चीज़ डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश की गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो दो बैंड हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड वो जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम में। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है बैलेंस बैंड से, और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल हाई है। सिंपल अगर वे में आप समझें तो जब आप उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड में होता है। आप जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल ब्रेकफास्ट करने के बाद बढ़ गया, तो यानी कि आप उस समय कहाँ पर हो? कंडक्शन बैंड में। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और जितना आपने ब्रेकफास्ट किया या जिस टाइप का आपने ब्रेकफास्ट किया है वही आपका कंडक्शन बैंड का लेवल बताएगा। मतलब अगर आप जितना आपकी बॉडी को डिजायर्ड ब्रेकफास्ट की नीड है उतना अगर आपने किया, यानी कि उस लेवल को आपने ब्रेक अगर कर दिया, तो आप कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और जो वो ब्रेक करने वाला चीज मैं बता रहा हूं कि आप उस एनर्जी को ब्रेक कर पा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी लेवल, या इसी को अभी हमने पढ़ा है एनर्जी गैप के नाम से। एनर्जी गैप बोल सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर तीनों में से यूज कर सकते हैं वर्ड। तो ये आपका एनर्जी बैंड था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आइडियल टेम्परेचर क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। तो एक्यूरेट तो कहना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ स्पेसिफाइड कुछ चीज़ें होती हैं जो आइडियली जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो उसकी आइडियल वैल्यूज वहाँ पर दी होती हैं जिस पर ये प्रॉपरली और बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। तो वहीं पर थोड़ा समझते हैं। द आइडियल, कलर चेंज कर लेते हैं। The ideal temperature for electronic device depends on the specific component and material used in those devices। यानी कि अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो वो डिपेंड करेगा स्पेशली कि कौन से टाइप के कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं और वो कंपोनेंट किस मटेरियल के बने हुए हैं। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स टेंड्स टू ऑपरेट मोस्ट इफेक्टिवली एंड रिलायबली विद इन ए सर्टेन टेम्परेचर रेंज। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं वो मोस्टली एफिशिएंट और रिलायबल वर्क करती हैं एक सर्टेन टेम्परेचर की रेंज पर। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर डिजाइन टू ऑपरेट विद इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज यूजुअली प्रोवाइड इन द प्रोडक्ट डेटा शीट। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वहाँ पर एक आइडियल वैल्यू दी होती है कि ये वाला प्रोडक्ट इस आइडियल वैल्यू पर काम करेगा, यानी कि यहाँ पर अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आउटपुट जो मिलेगी या इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के खराब होने के चांसेस रहते हैं, है ना। दिस रेंज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स एंड इट टेंडेड एप्लीकेशन। यानी कि ये रेंज भी आपकी डिपेंड करती है कि किस टाइप का कंपोनेंट है और किस एप्लीकेशन में आप इसका यूज करना चाहते हैं। जैसे कॉमन ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज फ्रॉम फॉर मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर अराउंड 0 to 70 डिग्री, 0 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइडियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए टेम्परेचर की रेंज मानी जाती है। ठीक है,
हाउएवर दिस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये वेरी कर सकती है सिग्निफिकेंटली। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसा आप सोचेंगे कि सर रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, अभी रूम टेम्परेचर कुछ है, गर्मियों में बढ़ जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, तो बेटा इसीलिए मैंने बताया आपको जो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर की रेंज होती है, वहीं पर आप देखते होंगे कि आपका रूम का टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि गर्मियों में आपका लैपटॉप आपने खोला व्हाट्सएप और वो खोल रहा है टेलीग्राम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक रेंज है 0 से 70 या फिर अगर आप माने तो 40 से 85, इस रेंज पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छे से काम करती है। इज दैट क्लियर? तो ये आइडियल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ। वहीं पर आइडियल वोल्टेज की भी बात कर लेते हैं। जब आइडियल वोल्टेज की बात आती है तो वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है कि किस टाइप का मटेरियल हमने यूज़ किया है, किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उतना ही आइडियल वोल्टेज आपका कंपोनेंट्स का होता है या सर्किट का होता है। तो द आइडियल वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिवाइस एंड इट्स डिज़ाइन। क्या स्पेसिफिक डिवाइस है या कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है, इन दो फैक्टर्स पर आइडियल वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डिपेंड करता है। इन जनरल most electronic devices operate within a specified voltage range। जनरली क्या होता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो ऑपरेट करती हैं एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर, एंड द आइडियल वोल्टेज इज वन दैट फॉल विद इन दिस रेंज। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एसी वोल्टेज की जो वोल्टेज रेंज होती है वो 220 से 230 तक होती है, इतने वोल्ट, यानी कि ये आइडियल है फॉर इंडियन, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज की रेंज होती है। अब वो क्या क्या होती है, जैसे लो वोल्टेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्पेशली दोज पावर्ड बाय द बैटरीज, जो बैटरी से ऑपरेट होती हैं, बैटरी से पावर्ड होती हैं, ऑपरेट एट लो वोल्टेज लेवल, तो वो लो वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड डिवाइसेस पावर्ड बाय द 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बैटरीज। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है फॉर द लो वोल्टेज डिवाइसेस। वहीं पर अगर हम बात करें आगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स टिपिकली ऑपरेट एट ए वोल्टेज लेवल बिटवीन 3.7 to 5 वोल्ट्स। ठीक है, यानी कि इस तरीके की जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनकी अगर हम बात करें तो ये 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक के बीच के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट करती है। वहीं पर आईसी का हमने पीछे जिक्र किया था, पढ़ी भी है आईसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। तो द मेजॉरिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट एट लो वोल्टेज लेवल, ऑफ्टन इन द रेंज ऑफ 1.5 to 5 वोल्ट। वहीं पर आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो वो लो वोल्टेज लेवल पर काम करती हैं जिसकी रेंज 1.8 वोल्ट to 5 वोल्ट होती है। हाउएवर विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, देयर इज ए ट्रेंड towards lower voltage level to reduce power consumption and improve efficiency। यानी कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका जो फोकस है मेन वो ये है कि कैसे वोल्टेज लेवल को कम किया जा सके, कैसे जो पावर कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए थोड़ा सा रेंज थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। वहीं पर अगर हम पावर सप्लाई इसकी बात करें तो द वोल्टेज सप्लाई बाय ए पावर सोर्स और एडेप्टर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन वेरी वाइडली। यानी कि जो पावर सप्लाई होती हैं वो जो सोर्सेज होते हैं जैसे एडेप्टर्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो उनकी जो वोल्टेज रेंज है वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा। जैसे कॉमन वोल्टेज लेवल इंक्लूड 12 वोल्ट, 24 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स,
फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, यानी कि ये अलग अलग जो वोल्टेज लेवल हैं ये अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, वहीं पर लास्ट वन इज द हाई वोल्टेज डिवाइसेस। हाई वोल्टेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सर्टेन डिवाइसेस स्पेशली दोज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल और पावर एप्लीकेशन, वो कुछ ऐसी डिवाइसेस जो स्पेशली इंडस्ट्री या पावर एप्लीकेशंस में यूज होती हैं, में ऑपरेट एट हायर वोल्टेज लेवल, बहुत हाई वोल्टेज लेवल पर वो ऑपरेट होती हैं, सच एज 110 वोल्ट, 220 वोल्ट और इवन हायर, और इससे भी हाई पर वो ऑपरेट की जाती हैं। तो ये आपका एक आइडिया था अबाउट द आइडियल वोल्टेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा है? जैसा मैंने आपको एक टर्म फीडबैक पढ़ाया है, तो वो अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिए। निगेटिव कमेंट अगर आपके माइंड में है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो ज़रूर लिखें। पॉजिटिव लिखें या ना लिखें एक बार को, लेकिन जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं, जो और बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें, तो वो ज़रूर आप मेंशन करें। और साथ ही साथ अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, सभी बच्चे अभी 2023-24 जो सेशन आपका स्टार्ट हुआ है उसमें एडमिशन लिए हैं, क्लासेस अभी आपकी शुरू हुई हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। एक एक टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करते चले जाएं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका सिलेबस कब कवर हो गया है। साथ ही साथ ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे चैनल पर फिजिक्स भी है, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अवेलेबल है और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। तो आप उन सब्जेक्ट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। इन दोनों सब्जेक्ट्स की 5 यूनिट अवेलेबल हैं विद न्यूमेरिकल्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपके डेरिवेटिव क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, वो पूरा सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि नया सेशन है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें क्योंकि रिजल्ट दिखेगा, जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वहाँ पर इंक्रीज होते हैं, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ, हम जो काम बच्चों के लिए कर रहे हैं वो बेहतर है और बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दिया हुआ है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उस नंबर पर जो भी सॉल्यूशन वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।